आज हम आप लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताएंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है और ये कब से प्रारंभ किया गया, इसकी राशि कितनी है, ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। क्योंकि ये एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ऐसा पुरस्कार है जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है साहित्य में, ना। जैसे कोई निबंधकार है, कोई आलोचक है, कोई लेखक है, तो उन सब को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि हमारे भारत में साहित्य का अधिक से अधिक विकास हो, बहुत अच्छा साहित्य हो, उसके लिए प्रति वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, मतलब हम आईएएस के एग्जाम से लेकर के सबसे निचले स्तर के एग्जाम तक की बात करें, वनडे एग्जामों की बात करें, खूब पूछा जाता है। अब इसमें इतिहास के बारे में पूछा जाता है कि भाई कब से प्रारंभ हुआ, पहला किसे दिया गया था, और साथ में करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है कि हाल ही में 2021 में यह पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो क्षेत्र है इसका क्या, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब पूछा जाता है राशि, इसकी राशि कितनी है। तो इसकी राशि है 11 लाख रुपए, लेकिन 11 लाख रुपए के साथ साथ वाग देवी की कांसे की प्रतिमा दी जाती है और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम आपकी इस कृति को, इसके समग्र योगदान को प्रोत्साहित करते हैं। अब इसका प्रारंभ कब से किया गया, तो प्रारंभ की बात करेंगे तो सबसे पहले यह पुरस्कार 1965 में दिया गया था और 1965 से लेकर के 1982 तक यह पुरस्कार केवल एकल कृति को दिया जाता था। एकल कृति का मतलब है कि किसी भी साहित्यकार की एक कृति को, एक रचना को, जैसे कि हिंदी में सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था वो पुरस्कार 1968 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, और उनकी जो कृति थी जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला वो थी चिदंबरा। हम लोग पढ़ते हैं काफी, चिदंबरा की रचना किसने की, सुमित्रा नंदन पंत ने की थी, और ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था हिंदी भाषा में। ठीक है। अब अपन आते हैं, एकल कृति को दिया जाता था, लेकिन 83 से क्या हुआ कि एकल कृति के उन्होंने कह दिया अब यह पुरस्कार दिया जाएगा समग्र योगदान। मतलब कोई आपकी किताब को पुरस्कार नहीं मिलेगा कि आपने बहुत अच्छी किताब लिखी तो पुरस्कार दे दिया, बल्कि अब पुरस्कार आपको मिलेगा किस आधार पर, समग्र योगदान। अर्थात आपने साहित्य में चाहे लेखन कार्य किया हो, किसी की समालोचना की हो, या अन्य कोई साहित्यिक दृष्टि से कार्य किया हो, तो उनका समग्र योगदान देखा जाता है कि पूरे एक वर्ष में कौन एक ऐसा लेखक है जिसको यह पुरस्कार दिया जाए। अब बात करते हैं कितनी भाषाओं में दिया जाता है, क्योंकि साहित्य तो भाषा की दृष्टि से ही होगा। तो हम देखेंगे साहित्य कितनी भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका कोई निश्चित नहीं है कि इतनी भाषाओं में दिया जाएगा। जब यह पुरस्कार दिया जाता है तो स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं जितनी भी होंगी उतनी भाषाओं में दिया जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो यह 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में दिया जा सकता है, किसी भी भाषा में। लेकिन पहले तो 14 भाषाएं थी हमारे संविधान में, तो 14 भाषाओं में दिया जाता था। फिर 15 भाषाएं हो गई तो 15 में दिया जाने लगा, फिर 18 हो गई तो 18 में दिया जाने लगा। वर्तमान में 22 हैं तो 22 में दिया जाता है। अगर संविधान में 8वीं अनुसूची में 2 भाषाएं और जोड़ दी जाएं तो हम कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है। तो ये ये डिपेंड करेगा कि हमारे संविधान की अनुसूची 8 में जितनी भी भाषाएं होंगी उन्हीं भाषाओं में से किसी एक को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक। अब आगे अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की कि हाल ही में यह पुरस्कार किसे दिया गया वर्तमान में सबसे लेटेस्ट।
तो सबसे लेटेस्ट जो है वो है 2021 में, और 21 में जो पुरस्कार दिया गया उसका स्थान था 57वां, अर्थात यह पुरस्कार का नंबर 57वां था। और यह पुरस्कार दिया गया दामोदर मावजे को, जो कोंकणी भाषा के हैं और गोवा के निवासी हैं, गोवा के रहने वाले हैं। पूछ लेगा कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो हम बता देंगे दामोदर मावजू, कोंकणी भाषा, कहाँ के हैं पूछेगा, गोवा के। अब लेकिन इसके साथ साथ 20 और 21 साथ में ही दिया गया, तो हम फिर एक और प्रश्न बनता है कि 2020 का 56वां पुरस्कार किसे दिया गया, तो हम बता देंगे नीलमणि फुकन को, असमिया भाषा के लेखक हैं, असम के रहने वाले हैं, इनको कौन सा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। तो ये हाल ही में दोनों दिए गए 20 और 21 के 56वां 57वां, लेकिन थोड़ा सा एक और ऊपर जाएंगे, 19वां ही पूछ सकता है कि 2019 में किसे दिया गया था, तो हम बता देंगे कि 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अक्कीथम नंबूदरी को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, वो मलयालम भाषा के लेखक हैं। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले 1965 में यह अवार्ड किसे दिया गया था। 1965 में जी शंकर कुरुप को यह अवार्ड दिया गया था, और सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मलयालम भाषा में उनकी लिखी गई कृति ओट कुशल के लिए दिया गया था, मलयालम भाषा की है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में सर्वप्रथम हमने आपको बताया 1968 में सुमित्रा नंदन पंत की जो कृति थी वो चिदम्बरा, इसको दिया गया था। लेकिन इसका एक अपवाद है, हमने अभी बताया आपको कि 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन इसका अपवाद है 2018 में यह दिया गया था अमिताभ घोष को, जो कि अमिताभ घोष हैं वो अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं, अंग्रेजी साहित्यकार हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो ये एक अपवाद है। अभी तक 57 पुरस्कार दिए जा चुके हैं, 57 में से केवल एक बार 2018 में अंग्रेजी भाषा में यह दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ें तो ये जरूर ध्यान रखें कि करंट अफेयर्स में क्या होता है। करंट अफेयर्स तो हम समझते ही हैं, लेकिन साथ में हमें थोड़ा सा जीएस भी समझना होता है। जैसे कि भाषाओं की बात आ रही है, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं वर्तमान में हमने बताया कितनी है, 22 है। तो 8वीं अनुसूची में 22 है, लेकिन प्रश्न आता है कि मूलतः संविधान में कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। तो मूलतः संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या थी 14 है। अब वो कौन सी भाषाएं 14 हैं, आज तक हमने कभी कोशिश नहीं की उनको जानने की, कि 14 तो बहुत होती है, हम कब कब जानेंगे कब, लेकिन पूछ सकता है वो प्रश्न। मतलब ये जो है 14 भाषाएं एकदम सिंपल है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी बोली जाएगी, कश्मीर के नीचे पंजाबी है, तो वहां कौन सी बोली जाएगी, पंजाब में। उसके बाद हम और नीचे आएंगे तो गुजरात है पश्चिम में, तो वहां कौन सी बोली जाएगी, गुजराती बोली जाएगी। हम और नीचे चलेंगे, महाराष्ट्र है, तो वहां कौन सी बोली जाएगी, मराठी बोली जाएगी। ठीक है, तो मराठी। अब हम नीचे चलते हैं और, तो नीचे आप देखोगे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तो यहां पर कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब 5, 6, 7 और 8 भाषाएं हो गई। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, जैसे बंगाल है, तो बंगाल में कौन सी बोली जाएगी, बंगाली। ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम 10वीं भाषा का आते हैं, उड़ीसा है, उड़ीसा में ओडिया, पहले उड़िया कहा जाता था लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, तो अभी हो गई ओडिया। बगल में ही असम है, तो उसमें कौन सी, असमिया। 11 हो गई। अब 3 और बची। 3 ऐसी भाषाएं हैं जो हम सबको पता है, एक तो हिंदी, उर्दू और संस्कृत।
कितनी हो गई? 14 हो गई। एक ही बार में आपको याद हो जाएंगी, बस इसको आपको मैपिंग से करना है, फटाक से याद हो जाएंगी कि जो जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। अब लेकिन बात ये आ रही है कि 14 तो यहां हो गई और कहीं भी अंग्रेजी नहीं, क्योंकि अंग्रेजी हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कहीं भी नहीं लिखी हुई है। अंग्रेजी प्रचलन में है, आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन प्रचलित बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं हम कि 14 के बाद हम 22 तक कैसे पहुंचे। तो 22 तक हमने देखा कि सबसे पहले एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी, और सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ था जिसे 21वां संविधान संशोधन कहेंगे 1967 में। इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब भाषाओं की संख्या हो गई 15। उसके पश्चात 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इसके तहत हमारे संविधान में 3 भाषाएं और शामिल कर दी गई 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी? नेपाली, नेपाल के तराई क्षेत्र में, मणिपुरी, मणिपुर में, और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में अब भाषाओं की संख्या 15 + 3 = 18 हो गई। अभी 4 भाषाएं और हैं, तो इन 4 भाषाओं को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, और वो 4 भाषाएं थी आपकी संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। इस प्रकार से हमारे संविधान में 18 + 4 = वर्तमान में 22 भाषाएं। तो कभी भी कोई प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या थी 14। वर्तमान में कितनी है? 22। और सभी 22 भाषाओं को आपको पता भी चल गया, इसमें अंग्रेजी नहीं है। तो जो भी हमने आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताया, उसके साथ साथ विभिन्न भाषाओं के बारे में तो हमने करंट अफेयर्स तो पढ़ा ही, साथ में क्या पढ़ा? करंट अफेयर्स के साथ साथ हमने पॉलिटी की 8वीं अनुसूची भी पूरी कंप्लीट कर ली। तो जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि केवल हम यह नहीं कि 2021 का देखा, 57वां पुरस्कार मिला और आगे बढ़ गए, बस नहीं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम ये भी देखें कि कौन सा टॉपिक है, क्या है, और उसके संबंध में हम समग्र जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे हमारा जो जीएस का लेवल है, जनरल स्टडीज का लेवल है, वो बहुत बेहतर और अच्छा हो जाएगा। भाई मूलतः तो ये भाई किसका प्रश्न है? पॉलिटी का है मूलतः, लेकिन चूंकि हमने जब करंट अफेयर्स पढ़ा तो किन भाषाओं में दिया जाता है, उन भाषाओं की भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो एग्जाम है पीएससी का या अन्य कोई एग्जाम, उनमें सब में ये प्रश्न आपको देखने को